अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगेगी है, जैसे भी लगे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, इस नावल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नावल पहुँचे। खैर है, मेरे पास आज भी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हाँ, माजरत, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं एपिसोड कल नहीं ले सकी। मैं नहीं बता सकती कि मैं किस तरह, यकीन करें, टाइम निकाल निकाल के एपिसोड लिखती हूँ। लेकिन आज मैंने कोशिश किया चलो थोड़ी लंबी दे दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ही अब हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं जितना कोशिश करती हूँ कि पंक्चुअल हूँ, चलो, बट आई डोंट नो क्या हो रहा है। आई एम सो सॉरी उसके लिए। बट मेरे ख्याल से अब हमें मज़ीद बिल्कुल भी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन 1 मिनट का इंट्रो फिर भी हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 61। मतला साफ था। यही वजह थी कि आधा सफ़ेद मगर दागदार दागदार चांद वादी कलाम के पहाड़ों के ऐन ऊपर खड़ा मासूमियत से इस वादी की शान करोफर से खड़े इस सफ़ेद महल को तक रहा था, जिसकी ऊंची ऊंची खिड़कियों पर नसब सुनहरी जर्द रोशनियां आज भी मामूल के मुताबिक झिलमिलाती सारे लॉन को अपनी लपेट में ले चुकी थी। गहरी खामोशी हर सू फैली थी। मौसम अलबत्ता काफ़ी तब्दील हो चुका था, मगर इसके बावजूद रात के इस आधे पहर सर्दी का एहसास दिन की निस्बत कदरे ज़्यादा ही होता था। सरसब्ज पीली रोशनी के नीचे दवालान इस वक्त भी खूब लहक लहक रहा था। सबकी गाड़ियाँ एक कतार में चुपचाप पोर्च की पथरीली रविश पर खड़ी थी। बाहर वॉचमैन भी सोई जागी कैफियत में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, जबकि अंदर कुछ वक्त पहले की गहमा गहमी की जगह अब गहरे सन्नाटों और खामोशी ने ले ली थी। महफिल बर्खास्त होते ही सब अपने अपने रूम्स में सोने की गर्ज से भर गए थे। ऐसे में अफरीदी विला की दूसरी मंजिल के तीसरे नंबर वाली खिड़की के पीछे बाजू फैलाए भारी पर्दों को हटाकर अंदर देखें तो वहां का मंजर कुछ यूं था। पूरा रूम नीम रोशनी में डूबा हुआ था, और इस नीम रोशनी में रूम में मौजूद वाहिद हस्ती इस वक्त बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। इसका गुलाबी दुपट्टा गोल मोल हुआ उसके तकिए के पास पड़ा था, जबकि इसके भूरे सीधे बाल कमर तक आते सिल्की बाल आधे तकिए पर तो बाकी के उसकी कमर के नीचे दबे थे। सीने तक ब्लैंकेट ओढ़े, एक बाजू ब्लैंकेट के ऊपर से पेट पर धरे, दूसरा बाजू भूरी बंद आंखों पर रखे, वो मुकम्मल तौर पर होश से बेगाना थी। रूम में फैली नीम रोशनी में उसके वजूद की खूबसूरती मुकम्मल तौर पर आया थी, जबकि वो हमेशा की तरह इस सबसे बेनियाज बेफिक्री से सोई पड़ी थी। दफातन रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई लंबा चौड़ा वजूद अंदर दाखिल हुआ था। सामने का दिलनशीन मंजर देख उसके होंठों पर खूबसूरत आसूदा भरी मुस्कुराहट उभरी थी। सारी थकावट हवा हुई थी। यही मुस्कुराहट होंठों पर सजाया वो अपने पीछे दरवाज़ा अच्छे से लॉक करता अंदर आया, कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच उतारते और दीवार की अलमारी से अपना लिबास लेते हुए भी मुस्कुराहट इसके होंठों से जुदा नहीं हुई थी। पूरा वजूद आने वाले मुश्किल लम्हात का सोच कर ही पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर के बाद वो अपने लिए आरामदाह लिबास लिए वॉशरूम में बंद होता नजर आया। बेड पर मौजूद हस्ती की नींद खराब करने का सारा जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर लादे वो वॉशरूम का दरवाज़ा खासी एहतियात से और आहिस्तगी के साथ बंद कर चुका था। कुछ लम्हों के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। रूम में फैली नीम रोशनी में अब वो फ्रेश फ्रेश सा बाहर निकलता नजर आया था। गीले बालों में तौलिया चलाता वो निखरा निखरा सा ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गया। गीले बालों में ब्रश फेरा, टेबल पर धरा परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे करने लगा। मगर इस सब के दौरान भी सब्जी पायल नजरें ड्रेसिंग मिरर में उभरते अपने पीछे मौजूद बेड पर लेटे वजूद का भगौर जायजा ले रही थी, जहाँ कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई थी। अपने मामूल के कामों से फ्री होने के बाद वो भरपूर मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बेड की जानिब बढ़ा। दूसरी जानिब वो, जिसकी आंख अभी मुश्किल से ही लगी थी, अपने ऊपर वजनी शय महसूस करते कुछ कसमसाई थी। पर आंखें हनूज बंद थीं, अलबत्ता छोटी सी पेचानी पर कुछ सिलवटें जरूर पड़ी थीं। जब उसे किसी की पुरतपिश लम्स की हिद्दत से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ था, बट से उसने अपनी आंखें वाकई थी। लैंप से निकलती पीली रोशनी में खुद पर झुके इस शख्स का चेहरा अब उसके सामने था। ब्राउन कांच जैसी आंखें उन सब आंखों से टकराती शनासाई के सारे बंदर वाह कर गई थी। इस दफा मुझे बेटी चाहिए जो हूबहू तुम्हारे जैसी हो,
रूम में फैली फसूं भरी खामोशी में भारी गंभीर सरगोशी नहायत धीरे से की गई थी। ये सब आइलीन के लिए इंतहाई गैर मुतवक्का था। इसकी तो जैसे जान पर बन गई थी। इसका पूरा वजूद सावियान अफरीदी के नीचे दबा हल्का हल्का कांपने लगा था। इस ठंडे मौसम में भी उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो गए थे। रात के इस पहर सावियान अफरीदी की गुर्बत और उसकी बेबाक गुफ्तगू आइलीन के छक्के छुड़ा चुकी थी। साफियान प्लीज़ मुझे पीछे हटें प्लीज़। खुद को बेबाकी से घूरते इस शख्स से नज़रें मिलाना दोबार हो चुका था इसके लिए। इसकी इससे वो नज़रें चुराती पलकें झुकाए अपनी छोटी सी हथेली उसके चौड़े सीने पर रखकर उसे हटाने लगी, मगर मुकाबिल अपने मजबूत हथेली में उसका नाजुक सा हाथ कैद कर लिया। अब ये नामुमकिन है क्योंकि मैं तुमसे मज़ीद दूर रहूं। तुम मेरे ज़ब्त के सारे इम्तिहान ले चुकी हो आइलीन। कम अज़ कम आज की रात तक तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अपने हाथ में दबे उसके नाजुक हाथ की पुश्त पर गहरा लम्स छोड़ा। वो आइलीन की चलती जुबान को चुप लगा गया था। आइलीन ने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसे आज इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, सुबह उस शख्स से जान छुड़वाने के लिए की गर्ज से उसने रजामंदी दे दी थी, मगर अब उसका नतीजा ये निकलना था, इसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। वो अपने लबों को कुचलती बेबसी से जावियान को देख रही थी, जिसकी नजरें अब आइलीन के आपस में उलझते होंठों पर टिक सी गई थी। सब आंखों के तासुरात यकलख्त खुमारी में बदले थे। गले में गिल्टी सी उभरी थी, मगर वो जब्त की आइलीन की जानिब देखता उसकी इजाज़त का मुंतज़िर था। और फिर शायद आइलीन को इस वजीह शख्स पर रहम आ गया। आइलीन ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें मूंद ली थी। ना कोई एहतजाज, ना गुरेज, इसके वो बरअक्स मुकम्मल खुद सुपुर्दगी थी। वो सारे इख्तियारात जामियान अफरीदी को सौंप चुकी थी, जबकि जामियान होंठ पर मुस्कुराहट सजाए उस पर चुका था। ना कोई एहतजाज, ना कोई गुरेज, इसके बरअक्स मुकम्मल खुद सुपुर्दगी थी। वो सारे इख्तियारात जावियान अफरीदी को सौंप चुकी थी, जबकि जावियान होंठ पर मुस्कुराहट सजाए उस पर झुका था। उसी पल दरवाजे पर दस्तक दी जाने लगी थी। फसूख इस लम्हात एक शनाखे से बिखरे थे और जावियान अफरीदी आंखें मीच कर खोलता बर्दाश्त की इंतहाओं पर था। तो दूसरी जानब आइलीन जावियान से अपना हाथ छुड़वाने लगी। दरवाजे पर कोई है जावियान, प्लीज छोड़े। उसने उसके पहाड़ जैसे वजूद को खुद पर हनूज झुके देख उसे हटाना चाहा, मगर इसमें तो मामूली सी भी हरकत ना हुई थी। जावियान के चेहरे पर अच्छी खासी बेजारी के तासुरात छा गए थे। क्या बकवास है यार, इस वक्त कौन आ गया? वो खासा झुंझलाता हुआ आइलीन पर से हटा था। अम्मा होंगी, कियान उनके पास ही सोया था। आइलीन बाजी दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ जी कुलसूम। आइलीन जो कि सलमा बेगम का हवाला दे रही थी, अपनी बात के कट जाने पर जहाँ हैरान परेशान से बंद दरवाजे को नासमझी से देखने लगी थी, वहीं सावियान अफरीदी ने शदीद गजीली नज़रों से उसी दरवाजे को घूरा था। इसकी तो मैं आज ही छुट्टी करता हूँ। वो शदीद तपा तपा सा बेड से उठने लगा कि आइलीन ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाए उसे रोका था। आप रुके, मैं देखती हूँ। इससे भला क्या भई थी कि कुलसूम बेचारी को उसी वक्त रुखसत कर देता। जल्दी से फ्री होकर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जावियान इसके खूबसूरत गुलाबी छलकातियाँ चेहरे पर उमड़ती मुस्कुराहट अच्छे से देख चुका था, लिहाजा आंखें दिखाता जरा मसनूई रौब से बोला, जबकि अली ने इसकी बात का मतलब समझते बिना कुछ कहे सुर्ख चेहरा लिए दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो वहाँ खड़ी कुलसूम भी खासी थकी थकी सी नींद और सुरमे से भरी आंखें लिए अपनी जमाइयाँ रोकती खड़ी थी। हाँ बोलो कुलसूम, क्या हुआ है? वो जी आइलीन बाजी, कियान बाबू की दूध वाली बोतल नहीं मिल रही जी। आइलीन को सामने देख उसने ज़रा अलर्ट होने की कोशिश की, मगर नाकाम ही ठहरी। सारे दिन के काम काज और फिर शाम में होने वाले फंक्शन के सारे काम निपटाने के बाद वो वाकई काफ़ी बेहाल लग रही थी। वो तो वहाँ किचन में पड़ी होगी कुसुम, चलो मैं तुम्हें। आइलीन, अभी आइलीन का जुमला पूरा होता और वो रूम से बाहर कदम निकालती, इससे पहले ही जावियान अफरीदी की खासी ऊंची जताती और बेसब्री आवाज़ उसके कानों तक पहुंची थी। फिर जहाँ आइलीन का चेहरा सुर्खियाँ छलकाने लगा था, कुलसूम भी मानी कहीं जिसे मुस्कुरा गई थी। वो जी तुझसे मुझे ही बता दो। दुपट्टे का कोना उंगली में मरोड़ती वो दांत निकाल कर आइलीन को शदीद शर्मिंदा कर चुकी थी। जवाबन आइलीन ने बस जल्दी जल्दी उसे ज्ञान के लिए नीम गर्म दूध और बॉटल के बारे में चंद ज़रूरी हदायत देते उसे फारिग किया था। दरअसल कियान नीचे सलमा बेगम के पास ही सो गया था और अब उठते साथ ही चीख चीख कर रोने लगा, तो नाचार उन्हें पास मौजूद कुलसूम को ऊपर जामियान लोगों के रूम में भेजना पड़ा था, जो कि खुद भी बस खुदा हाफिज करते अब अपने क्वार्टर में सोने जा रही थी।
जबकि यहाँ अब जब कुलसूम दांत निकाल निकाल कर आइलीन को माने की इस नज़रों से देखते मुस्कुराते चली गई, तो आइलीन भी ज़ावियान अफरीदी को अच्छी खासी सुनाने की नीयत से दरवाज़ा बंद करती मुड़ी थी। मगर इससे पहले कि आइलीन के मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता, सामने बेड पर बैठा ज़ावियान वहाँ से उठता आइलीन तक पहुँचा था और बिना कोई लम्हा ज़ाया किए वो इसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हिसार बनाए इसके गर्दन पर झुका। आइलीन तो सांस लेना तक भूल गई थी। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि अगर उसे ज़ावियान अफरीदी ने थामा ना होता तो वो अब तक ज़मीन बोस हो चुकी होती। इसका पूरा वजूद कांपने लगा था, जबकि सबसे बेनियाज सावियान अफरीदी उसकी गर्दन पर झुका मोहब्बत की नई कहानी रकम करने लगा था। कुछ देर के बाद वो पीछे हटता, जरा झुक कर उसे अपने मजबूत बाजू में उठाता बेड की जानिब बढ़ गया और रूम में चलती वाहिद लैंप की रोशनी भी गुल करता वो मुकम्मल तौर पर आइलीन पर छाया अपना हक पूरे हक से ले रहा था। और आइलीन के पास सावियान अफरीदी के मनमानियों को बर्दाश्त करने के अलावा और ना तो कोई ऑप्शन था और ना ही हिम्मत। वो जितना बिखर रही थी ज़ावियान अफरीदी उसे उतना ही खुद में समेटता चला गया। और आज की रात आइलीन को ज़ावियान अफरीदी की कुर्बत में माज़ी की कोई तल्ख याद, कोई जालिम लम्स याद नहीं आया था। वजह ज़ावियान अफरीदी का मोतबिर कर देने वाला नरम मगर मुकम्मल लम्स और तवज्जो थी। आज की रात फिज़ा में तल्ख तानों, दिल को जलाने और रूह को भस्म कर देने वाले जुमलों की जगह खूबसूरत सरगोशियों की बिनबिनाहट थी, जिसने आइलीन को वाकई ही खुद पर नाज करने पर मजबूर कर दिया था। आज की रात इन दोनों के दरमियान मौजूद तल्ख यादों के बाब हमेशा के लिए बंद कर देने की रात थी और बिलाशुबा एक नई खुशियों भरी सुबह और ज़िंदगी इन दोनों की मुंतज़िर थी। बाहर ज़ावियान अफरीदी और अलीन के रूम के बाहर सीढ़ियों को अबूर करते नीचे नीम रोशनी में डूबे हाल में आए तो हर सू गहरी खामोशी का राज था। कुछ देर पहले की चहल पहल, ज्ञान गरोना दौना कुलसूम की भाग दौड़ के बरअक्स इस वक्त पूरा हाल नाइट बल्ब की नीली रोशनी में सुनसान पड़ा था। ऐसे में दाएं जानो मौजूद राहदारी में कुछ खटका हुआ, किसी के भारी मगर मोहतात कदमों की चाप थी और फिर उसी राहदारी के दाएं जानब बने चौथे नंबर वाले कमरे में कोई ऊंचा लम्हा वजूद दाखिल होता नजर आया था। साथ ही खामोश पड़ी राहदारी में खुलते दरवाजे से बाहर आती निस्वानी कदरे जानी पहचानी आवाज़ बाहर आई थी। सारिया, तुम प्लीज़ मत तकल्लुफ़ करो, मैं बस यही चंद अल्फाज थे जो कि खामोश राहदारी ने खुद में समेटे थे, क्योंकि इसके बाद बंद होते दरवाजे ने सारे रात खुद में समोते बाहर मौजूद हर शय को खासा पुरतजस्सुस छोड़ दिया था। जबकि बंद दरवाजे के पार वो बोलता निस्वानी वजूद बंद दरवाजे के साथ खड़े उस वजूद को यकटक देखे गया। बाकी के अल्फाज इसके मुंह में दम तोड़ चुके थे। इस आदमी की यहाँ मौजूदगी आलियाना वहीद के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। सी आंखों में बेपनाह नागवारी और वो लैंप की जर्द रोशनी में इस शख्स को अपनी जानिब बढ़ता देख रही थी। निकलो निकलो यहाँ से, तुम दफा हो जाओ। जानिब में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो दो कदम पीछे को लेती बेसाख्ता चीख उठी थी। कमरा साउंड प्रूफ था। आवाज़ बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चीखो मत। मर्दाना भारी और कसीली आवाज़ रूम की फिजा में गूंजी थी। वो नीली आंखों वाला शख्स एक ही जस्ट में तक पहुंचता, उसके छोटे छोटे होंठों पर अपना हाथ रखता उसे खामोश करवा गया था। जबकि अलियाना अब दीवार के साथ लगी चेहरा बाएं दाएं मोड़ती खुद को आज़ाद करवाने की तगदो में थी। मोबाइल क्यों ऑफ है तुम्हारा, करली हेड? उस पर झुका दबा दबा सा घुर्राया था। अगर तो तुम्हें ये लगता है कि ये सारे खरबे तुम्हें मुझसे बचा लेंगे तो ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं किसी सूरत तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। वो हनूज उस पर झुका तनबीही मगर बेहद पुरअज़म लहजे में कह रहा था। जवाबन वो अब भी दाएं बाएं सर हिलाते खुद को इस शख्स से आज़ाद करवाने की तगदो कर रही थी। अब अगर तुम्हारी आवाज़ ऊंची हुई तो खुदा की कसम मसाइल तुम्हारे लिए ही पैदा होंगे। अलियाना के चेहरे से अपना मजबूत हाथ हटाता वो इसे वार्न करना नहीं भूला था। इस बात से अनजान के अफरीदी की कमरों की कहानियाँ इनके साउंड प्रूफ दारू दीवार के अंदर ही दम तोड़ देती हैं। कम से कम इन दीवारों के कान नहीं थे। तुम दफा क्यों नहीं हो जाते मेरी ज़िंदगी से? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। आलियाना का अंदाज न डर था। इतनी हिम्मत उसमें जाने कैसे आ गई थी? ये वो आलियाना थी जो कि अफरीदी से मिलने से पहले थी, न डर, मजबूत, बेखौफ। जबकि अलियाना की बात पर मुकाबिल नहायत ही दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया था। नीली आंखों की चमक हद से सवार थी और गालों पर गड़े डूब डूब कर उभर रहे थे।
یہ تم کیا بن گئی ہو ڈیئر کزن؟ وہ میری معصوم سادہ سی کزن کہاں چلی گئی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر آتے گھنگریالی لٹوں کے کان کے پیچھے اڑستے نہایت ہی محبت بری فکر سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تشویش بھی تھی۔ اسے تم جیسے کتے نے نوچ کھایا۔ حقان کا ہاتھ ذرا زور سے جھٹکتی وہ سرخ لہجے میں گڑرائی تھی۔ حقان جو کہ کچھ وقت پہلے اس کے جگر جگر کرتے حسن کو دیکھ بھی یہی بہک رہا تھا، آلیانہ کی جانب سے ملنے والا طرز تہاتم نے اسے جلدی آگ میں جھونک دیا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے حقان چودھری کو یہ سب بولنے کی جرت کرو گی؟ ہاں؟ وہ سارے لحاظ ساری تڑپ ایک طرف کو رکھتا اس کے بال مٹھی میں جکڑے بلبلا ہی تو اٹھا تھا۔ تم تم لگتا ہے وہ سب بھول گئی ہو جو کچھ ہمارے درمیان ہو چکا ہے۔ اس نے استہزائیہ تاثر چہرے پر سجائے جس سے آلیانہ کی دکھتی رگ کو دبایا تھا۔ نہیں، میں وہ سب نہیں بھول ہی نہیں سکتی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ انداز اب بھی نہ ڈر تھا۔ وہ اندر سے کیسا محسوس کر رہی تھی وہ صرف وہ جانتی تھی، اور سامنے والے کو کیا بن کر دکھا رہی تھی یہ وہ دونوں جانتے تھے۔ سامنے والے کے ہاتھ میں آپ کے وجود کی ڈوریاں صرف تب تک رہتی ہیں جب تک آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پاتے انہیں قبول نہیں کر لیتے۔ یہاں ہم نے خود کو قبول کیا، وہاں سامنے والے کے ہم پر کیے جانے والے سارے وار ختم شد، اور آلیانہ اتنا تو زندگی میں سمجھ چکی تھی کہ جس سے جتنا ڈرو گی وہ اتنا تمہیں ڈرائے گا، اور پھر عورت کے پاس جب کھونے کو عزت بھی نہ بچی ہو تو وہ یوں ہی بے خوف اور نہ ڈر ہو جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یوں ماضی کی کتاب سے نکل کر میرے سامنے آؤ گے اور میں تمہارے قابو میں آ جاؤں گی؟ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا، مگر وہ نہیں رکی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر آج رک گئی، تب گئی، خاموش ہو گئی تو سامنے کھڑا شخص اسے یوں ہی ہانٹ کرتا رہے گا۔ آلیانہ کے اندر چھپا بچہ رو رہا تھا، بلک رہا تھا، مگر نہیں، اس بچے کو آلیانہ کو صرف خود تک محدود کرنا تھا۔ یہی مناسب تھا، یہی بہترین تھا۔ تم کس بات پر اتنا اڑ رہی ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اپنے اس شوہر کی وجہ سے، اس شوہر کی بنا پر جس نے اپنے کچھ بدلوں کے عوض تم سے زبردستی شادی کی، اور جس کی نظر میں تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہیں اپنے روم میں جگہ تک دینے کا قائل نہیں۔ حقان کو آلیانہ کا یہ انداز غصہ دلا رہا تھا یا زیادہ اپیل کر رہا تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ ہاں، مگر اس کے نام کے شوہر سے جلن کا عنصر دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ ہاں بالکل، میں اسی شوہر کے نام پر اتنا اچھل رہی ہوں جس کا بچہ میرے وجود میں پل رہا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ تو دہکتے کوئلے سے بھری بالٹی تھی جو آلیانہ نے حقان چودھری کے منہ پر الٹا دی تھی، جس کے چہرے پر پہلے ناسمجھی، پھر بے یقینی، پھر غصہ، اور پھر شدید ترین غصے کے تاثرات ابھرتے اسے ساکت کر گئے تھے۔ وہ یہ جان کر اندر تک مطمئن تھا کہ آلیانہ اور التمش ایک روم شیئر نہیں کرتے، اور دونوں ایک ساتھ تنہائی میں وقت نہیں گزارتے۔ اس کی اس خوشی پر آلیانہ نے اس قدر بری طرح پانی پھیر دیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ اسے ماضی سے نکل کر واپس آتے آتے اتنی دیر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ ناممکن تھا۔ قسمت اتنا برا کھیل اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر سے مذاق کی کھوج لگا رہا تھا، اس بات سے بے نیاز کہ ان دونوں کے درمیان مذاق کا یہ تعلق 8 سال پہلے خاک ہو چکا تھا۔ نہیں حقان چودھری، بالکل بھی نہیں۔ یہ سچ اپنی تمام تر خوبصورتی لیے تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ سامنے کھڑے شخص کے اڑے تاثرات کا خوب مزہ لیتی کہہ رہی تھی۔ اس کے اور التمش آفریدی کے درمیان کیا تھا اور کیا نہیں، یہ سب جاننے کا حقان کو کوئی حق نہیں تھا۔ تم اس مصیبت سے جان۔ ٹھک ٹھک، آلیانہ آپ ہی دروازہ کھولیں۔ ابھی حقان کی گھٹیا بات پوری بھی نہ ہو سکی تھی کہ زاریہ کی آواز بند دروازے کے پار سے سنائی دی تھی، جس کا آج کی رات آلیانہ کے ساتھ رکنے کا ارادہ تھا۔ جس طرح حقان التمش کے کہنے پر ولا میں رک گیا تھا، اسی طرح زمینہ خاتون کی ایک دوست جو کہ کافی دور سے آئی تھی، وہ بھی نہ صرف ولا میں رکنے پر مجبور تھی، بلکہ وہ زمینہ خاتون یعنی کہ اپنے بچپن کی سہیلی کے ساتھ ان کے روم میں ہی رہنے پر بسط تھی، جس پر آلیانہ خود ہی آج کی رات گیسٹ روم میں آ گئی، اور زاریہ بھی اس کی طبیعت کے پیش نظر اس کے ساتھ رکنے کا پلان بنا چکی تھی، جس پر ارتضیٰ آفریدی کا کیا رد عمل تھا وہ بھی ہمیں پتہ چل ہی جائے گا۔ مگر فی الحال آلیانہ کا روم زیادہ توجہ مانگ رہا تھا۔ ٹھک ٹھک، دروازے پر پھر سے دستک دی جانے لگی تھی۔ حقان نے کھا جانے والی نظروں سے پہلے بند دروازے کو اور پھر آلیانہ کو گھورا تھا۔ You are going to pay for this، آلیانہ۔ وہ اپنی بات کہتا رکا نہیں تھا، بلکہ کھڑکی کے پٹ کھولتا باہر لان میں چھلانگ لگا گیا۔ آلیانہ، وہ اسے اس کے نام سے بلا کر گیا تھا۔ آلیانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔
ज़हन की स्क्रीन पर वो सारे पल किसी फ़िल्म की तरह चलने लगे थे, जब जब उसे अकान चौधरी को आलियाना को उसके नाम पर बुलाए जाने की इवज़ एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होती थी। वो उसे कर्ली हेड या फिर डियर कज़न कहकर मुखातिब करता था, वो नॉर्मल बात थी। वो उसे आलियाना यानी कि इसके नाम के साथ मुखातिब करे, ये आम बात नहीं थी। वो तब आलियाना कहता था जब वो सब गुस्से में होता, और जब वो आलियाना को किसी बहुत बड़े नुकसान से दो चार करना चाहता। आलिया भी आर यू हियर? जारिया बेचारी जो कि दरवाज़ा खटखटा खटखटा कर अब मायूस हो चुकी थी, मध्यम से लहजे में बोली। एक तो पहले ही वो इर्तिज़ा को मुश्किल से यहाँ रुकने पर राज़ी कर पाई थी। इस बार मुतज़ाद अगर आलियाना भी दरवाज़ा ना खोलती तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। हाँ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। उसे जानिब आलियाना सर छटकते तमाम तर सोचों से छुटकारा पाते दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। इस बात से अनजान कि हकान चौधरी को खिड़की फलांगते जहाँ समीना बेगम ने देखा था, वहीं अफरीदी विला के पिछली जानिब मौजूद लॉन में नस्ब कैमरे की आंख ने भी ये राज हमेशा के लिए ही अपनी अक्ल में कैद कर लिया था, जो कि जाने कि इन हालात में किन किन लोगों के सामने कितनी बुरी तरह आश्कार होना था। पाकिस्तान की सरजमीन पर ढलती आज की शाम जहां अफरीदीस के लिए काफ़ी हैपनिंग थी, वहीं मीलों दूर समंदर पार वो सर्द दोपहर कैलगरी में बसने वालों के लिए भी किसी तूफान से कम नहीं थी। बर्फबारी का सिलसिला यहाँ भी थम चुका था। हाँ, मगर बारिशों ने जहाँ हर तरफ जल थल कर रखी थी, वहीं सर्दी में भी खासा इजाफा कर चुकी थी। ऐसे में पिछले एक हफ्ते से सोविया की जिद पर फहमान वहीद बंगिश नाचार उसे घर पर विजिट करने पर मजबूर था, जहाँ से अना ने उसे अच्छा खासा सुनाकर रवाना किया था। मगर वो भी क्या करता, अपनी तमाम तर बेइज्जती के बावजूद भी वो इस छोटी सी बीमार बच्ची का दिल तोड़ने जैसा गुनाह कभी नहीं कर पाता। और फहमान वहीद की यहाँ मौजूदगी से सिर्फ अना ही लाइल थी। अना के बारे में अना के बार बार समझाने के बावजूद भी सोफिया उसकी एक नहीं सुनती थी। उसे मान अंकल अपने इर्द गिर्द चाहिए ही होते थे, ये बात तो तय थी। इस शख्स की अपने इर्द गिर्द मौजूदगी अना को अब बुरी तरह असरअंदाज करती थी। उसकी शख्सियत का करिश्मा था या फिर जाने क्या, अना का दिल अब एक इस मामले में दिमाग के सारे दलाइल और सारे हदशात बुरी तरह रद्द कर देता था। यही वजह थी कि उसे इस सब से निकलने का बेहतरीन हाल फहमान वहीद बंगिश की गैर मौजूदगी ही लगा था। ना वो इर्द गिर्द हो, ना ही इसका दिल उसे जलील करने के नित नए तरीकों पर अमल करें। इसलिए उसकी यही कोशिश होती कि वो इस शख्स समेत सुफिया के इन सबसे दूर रहे। इसी सिलसिले में वो इसे अपने घर से निकाल भी चुकी थी, मगर ना तो सोफिया इसकी कोई बात सुन रही थी और ना ही सफिया बेगम का ऐसा कोई इरादा था। इन दोनों को तो वो खूबरू, हैंडसम और समझदार सा फहमान अना के हवाले से दिल से पसंद था। सोफिया को भी इसके मान अंकल बेहद अच्छे लगते थे, जिसके होने ने बाप की कमी को पूरा कर रखा था। आज भी वैसा ही दिन था जब फहमान वही सोफिया का दिल बहलाने के बहाने अपना दिल बहलाने इनके यहाँ पहुँच चुका था, और बाहर भीगते एक जैसे हरनुमा घरों में से इस घर के अंदर का माहौल कुछ इस तरह था। हाल में फहमान और सोफिया दोनों ही कोई कार्टून्स देखने में मसरूफ थे, जबकि सफिया बेगम इन दोनों के लिए किचन में खड़ी कुछ खाने को बना रही थी। पूरे घर में ये टीवी का शोर था। बाहर की निस्बत अंदर का माहौल खासा गर्म था। उसी वक्त बैरूनी दरवाज़ा खुला और थकी थकी सी अना अंदर आती नजर आई। ब्लैक कोट शूज़ वहीं शू रैक पर रखते और रेन कोट भी वहीं भूरे स्टैंड पर हैंग करती, अपने माथे को अंगूठे और उंगली से दबाती अंदर दाखिल होती सामने का मंजर देख ठठक कर रुकी थी। किसी के नजरों का एहसास था, जाने क्या कि फहमान की नज़रें इस तरफ उठी थी जहाँ वो खड़ी उसे खासी नागवारी से घूर रही थी। स्याह स्वेट शर्ट और स्याही स्वेट पैंट्स में मलबूस पूरे बालों का जूड़ा बनाए अपनी तमाम तार खूबसूरती के साथ वो फहमान वहीद को बैठे से खड़ा होने पर मजबूर कर गई थी। और वो जो सोफे पर नीम दराज फहमान सा बैठा कम और लेटा ज़्यादा था, खड़ा हो भी गया था। वीकेंड था, यही वजह थी कि कैफ़े में बहुत ज़्यादा काम था, मगर इसकी तबीयत जो कि कल रात से ही ठीक नहीं थी, और फिर जब काम के दौरान उसे शदीद सर दर्द शुरू हो गया तो नचार उसे सारा काम सुनीता के हवाले करके घर आना पड़ा। मगर घर आकर जो नज़ारा उसे देखने को मिला था, इस पर तो अना को पारा एकदम ही हाई हो गया था। नैनी, नैनी उसकी आवाज़ खासी ऊंची थी। यही वजह थी कि किचन में मौजूद नैनी चूल्हा बंद करती भागती हुई हाल में आई, और वहाँ एक तरफ खड़ा फहमान वहीद, सोफे पर हैरान परेशान सी बैठी सोफिया, और राहदारी में खड़ी लाल पीली होती अना को देख वो सारा मसला समझ गई थी। वो अना बेटा, इन्होंने शायद कोई तमहीद बांधनी चाहिए थी, कोई वजाहत देनी चाहिए थी, मगर अना ने हाथ उठाकर उन्हें सख्ती से कुछ भी कहने से रोक दिया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सोफिया को लेकर उसके रूम में जाएं। अंदाज दो टोक था, जबकि नीली आंखें ढेरों इश्तिहार में डूबी सामने खड़े मेहमान पर जमी थी। हाथ में थामा ब्लैक शोल्डर बैग उसने पटकने के इसी अंदाज में सोफे पर फेंका था।
صوفیہ کچھ کہہ رہی تھی، شاید احتجاج، شاید اپنی ماں کو قائل کرنے کے لیے کوئی بات، مگر صفیہ بیگم اسے پچکارتے ہوئے وہاں سے لے گئی کہ بہرحال آج انہوں نے انا کو ایک عرصے بعد اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ یوں ہی اس کی غیر موجودگی میں وہ فہمان سے ملتی رہیں گی، ان کی پلاننگ پر بری طرح پانی پھر چکا تھا۔ کم از کم صوفیہ کو تو یہی سمجھ آ رہی تھی۔ یہاں صوفیہ بیگم نے جاتے ہوئے ہال کا دروازہ بند کیا تھا، وہاں انا فہمان کے سر پر پہنچی تھی، جو کہ نیوی بلو کلر کے سویٹر کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس، سیاہ بالوں کو سلیقے سے پیچھے کو سیٹ کیے خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پرسکون سا کھڑا انا کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو کہ اب اس سے محض 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ آپ کو میری کہیں بات سمجھ میں نہیں آتی کیا مسٹر وحید؟ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا، جو کہ اس کے ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر آج اسے یہ معاملہ کلیئر کرنا ہی تھا۔ نہیں، مجھے تمہاری ساری بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ وہ تسلی سے اور تحمل سے ساری بات بول گیا، مگر اس ساری بات میں زیادہ توجہ تر بات انا کو لفظ تمہاری سے مخاطب کرنا تھا۔ وہ شروع سے ہی اسے آپ جناب کے ٹائٹل سے ہی بلاتا آیا تھا۔ وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے فرینک نہیں رہے تھے کہ یوں تم تو چڑھا کر کے مخاطب ہوں، اور فہمان کی یہ فرینکنیس گویا تابوت پر آخری کیل ہی تو ثابت ہوا تھا۔ مسٹر فہمان، میں آج لاسٹ ٹائم آپ کو وارن کر رہی ہوں۔ آج کے بعد اگر آپ مجھے، میرے اور میری فیملی کے قریب بھی نظر آئے تو تو کیا کرو گے تم؟ ہاں، ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ فہمان اسے ٹوکتے 2 قدم اس کی جانب لے گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ جو شہادت کی انگلی سے دکھاتی وارن کر رہی تھی بر وقت پیچھے ہوئی تھی، اور آنکھوں میں ڈھیروں حیرانگی لیے وہ آج فہمان کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر اکھڑ تو کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ اس طرح کا دھونس پڑا ہے، اس کا رویہ بھی انا کے لیے خاصا پریشان کن تھا۔ بتایا نہیں تم نے؟ ہاں، تم کیا کرو گی؟ مجھ پر ہراسمنٹ کا کیس کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، یا پھر اپنی بیٹی کو میرے خلاف کرو گی؟ کیا کرو گے تم؟ یا ہاں، یاد آیا مجھے۔ وہ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور تھی، یہاں تک کہ وہ پیچھے کی جانب چلتی چلتی پیچھے موجود آف وائٹ صوفے پر گر گئی، مگر مقابل کے قدم نہیں تھمے تھے۔ لال سرخ چہرے کے ساتھ وہ اس پر جھکا تھا، دونوں ہاتھ ہنوز ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے وہ اس پر جھکا، ہاتھ تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ خفا تھا یا پھر غصے میں انا فیصلہ نہیں کر سکی تھی، مگر پھر فہمان کے منہ سے نکلنے والے اگلے جملوں نے اس کی ساری الجھن پل میں دور کر دی تھی۔ میں اگر یہاں آنا بند نہ کروں تو انا بی بی تم کیا کرو گی؟ اس 2 بچوں کے باپ 45 سال کے بڈھے سے مجھے پٹواؤ گی، جس کا پرپوزل تم نے 2 دن پہلے ایکسیپٹ کیا ہے؟ ہاں، بولو کیا کرو گی تم؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کاٹ تھی اور سیاہ ذہین آنکھوں میں زخمی سا تاثر۔ انا نے بے ساختہ اس سے نظریں چرائی تھی۔ تم انا، تم مجھے انکار کر کے اس فرقان سے شادی کی خامی بھر چکی ہو؟ ہاؤ کوڈ یو؟ وہ دبا دبا سا گھرایا تھا۔ وہ کس ضبط سے یہ سب بول رہا تھا یہ وہ جانتا تھا، پھر یا پھر اس کا خدا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ جس آگ میں جل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو کہ محض اس سے دور جانے کے لیے کسی بھی اہرے گہرے کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تم انا بی بی ایک صرف مجھ سے بھاگنے کے لیے اس شرابی تک سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی ہو، مگر اس سب میں تمہیں میں گدھا اپنے ارد گرد منڈلاتا نظر نہیں آ رہا؟ وہ ہنوز اس پر جھکا گھرا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ لگی تھی جس میں وہ جل رہا تھا، سلگ رہا تھا، محض اس لڑکی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ کسی اندھے کو بھی علم ہو جائے کہ انا فہمان وحید کو پسند کرتی ہے، مگر وہ ایک اس بات کو مان کر نہیں دے رہی تھی۔ اپنی حد میں رہے۔ نہیں انا، میں تمہیں خود کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ 2 دن، وہ اس کی بات کاٹتا اسے ہاتھ کی 2 انگلیاں دکھاتا بول رہا تھا۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، ہر لحاظ سے سوچ لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، جواب مجھے ہاں میں چاہیے۔ سوچ سمجھ کر مجھے بتاؤ کہ تم مجھے شادی یہاں کرو گی یا پھر پاکستان، مگر ایک بات تو طے ہے کہ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ میں تمہیں تمہاری زندگی پر بات کرنے نہیں دوں گا۔ اپنی بات کہتا وہ اس سے دور ہوا تھا، پھر وہاں رکا نہیں تھا بلکہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ ساکت بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کھٹکے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تو جہاں سے فہمان گیا تھا اسی دروازے پر صفیہ بیگم کو دیکھ وہ کچھ سنبھلی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے نادیدہ لٹو کو کان کے پیچھے اڑستے اپنے تاثرات پر قابو پانا چاہا، مگر سامنے کھڑی عورت سے خود کو چھپانا کم از کم انا کے لیے تو ایک قابل فہم فعل تھا۔
अना बच्चे, उन्होंने उसे समझाना चाहा, कायल करना चाहा था शायद। मुझे इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करनी नैनी। आप प्लीज़ मुझे एक कप कॉफ़ी रूम में दे जाएं। सोफे से उठती ही वो खासे थकी और बेजार से लहजे में गोया हुई थी, और सफ़िया बेगम चुपचाप उसे वहाँ से जाता देखती रही कि जानती थी जब तक उसकी अपनी मर्जी नहीं होगी वो इस बारे में बात नहीं करेगी। वो सर सांस भर कर किचन की जाने बढ़ गई थी, मगर इस सब में एक बात तो तय थी कि वो अना को किसी सूरत किसी भी अरे गैर से शादी करने नहीं दे सकती थी। कुछ देर के बाद वो कॉफ़ी बनाकर अना को उसके रूम में देकर वापस लौटी तो उन्हें महसूस हुआ कि टीवी कंसोल पर धरा इनका मोबाइल फ़ोन थरथरा रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो मोबाइल फ़ोन पर जगमगाता नाम और नंबर देख वो गहरी सांस भर कर रह गई। कॉल पेहमान की थी, जो अब इनसे अना के रद्द-ए-अमल के बारे में पूछ रहा था। फिर इसके बाद वो दोनों ही अना को कायल करने के लिए प्लानिंग करने लगे कि बहरहाल सफ़िया बेगम खुद भी अना के लिए पेहमान को पसंद कर चुकी थी और वो इन दोनों की शादी के लिए जिद और कोशिश करने का पक्का इरादा कर चुकी थी।